मैजिकल गोल्डन मशीन। बहुत समय पहले जयेश नाम का सुनार हुआ करता था। जयेश बहुत गरीब था, मगर वो तरह तरह के सोने के गहनों के डिजाइन्स बनाने में बहुत माहिर था। जिंदगी गुजारने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठकर छोटे छोटे गहने तैयार करता था। एक बार एक माँ आकर, देखो भाई, मेरी बेटी की चेन टूट गई है, जरा इसे जोड़ देना, कहकर उसे चेन दी। जयेश उसे चुटकी में चिपका कर दे दिया। ये लो 10 रुपए, कहकर पैसे देने ही वाली थी। ये क्या माँ, 10 रुपए दे रहे हो? कम से कम 100 रुपए तो दीजिए। तुम्हें कितना टाइम लगा बोलो? यू दी तो तुमने करके दे दिया ना। इतने छोटे काम के लिए 10 रुपए ही ज्यादा है। लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। माँ, मेरे काम का दाम 100 रुपए है, देना है तो दो, नहीं तो नहीं। मगर ऐसे 10 रुपए देकर मेरे काम का अपमान मत करो। तुम्हारी मर्जी, मैं तो 100 रुपए नहीं दूंगी। यूं कहकर चली गई। उस पेड़ के बगल में बैठा हुआ आदमी, क्यों भाई जयेश, तुम्हारे पास इतना हुनर है ना, तुम खुद अपना सोने की दुकान क्यों नहीं खोल सकते? कहकर उसे सलाह दिया। मेरा भी वही सपना है जी, मगर सोने के गहने बनाने के लिए सोने की भी तो जरूरत है ना। उतने पैसे और सोना मेरे पास कहाँ पर है? ऐसे जयेश छोटे छोटे काम करते हुए जीता था। एक बार पेड़ के नीचे बैठकर बहुत देर काम करने की वजह से अंधेरा हो गया और जयेश घर जाने के लिए सोचने लगा। तभी 2 लिलीपुट वहां पर आए। आप कौन हैं जी? आप इतने छोटे क्यों हैं? मैंने बचपन में पढ़ा है, मगर आज पहली बार लिलीपुट को देख रहा हूँ। श्रीमान जगदीश जी, हम लिलीपुट साम्राज्य से आ रहे हैं। आप ही हमारे समस्या को परिष्कार करेंगे, ये पता करके आपके पास आए हैं। क्या? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? हमारे राज्य में 100 से ज्यादा सैनिक हैं। हमारे राज्य में पैसे और सोना बहुत होने के कारण पड़ोस राज्य के लोग हम पर आक्रमण करने आ रहे हैं कहकर हमें पता चला है। उनसे लड़ने हमारे पास हथियार नहीं है। हमारे लिए हथियार बनाने में आपको मदद करना होगा, कहकर उसे मनाने लगे। जयेश ठीक है कहकर उन्हें दिन रात मेहनत करके हथियार तैयार करके दिया। थोड़े दिनों के बाद लिलीपुट राज्य के महाराज जयेश के पास आकर, जयेश जी, आपके वजह से हम अपने राज्य को बचा सके हैं। आपका एहसान हम नहीं भूल सकते। ये लो, तुम्हें हमारे राज्य की एक अति अद्भुत मशीन दे रहे हैं, कहकर उसे माया मशीन दिए। देखो, ये तुम्हें हर दिन जितना चाहे उतना सोना देगी। उससे तुम अपना व्यापार शुरू करो। जयेश बहुत खुश होकर उस मशीन को ले लिया। अगले दिन जयेश उस माया गोल्ड मशीन को ऑन किया, तब उसमें से सोना आने लगा। जयेश उन्हें इकट्ठा करके उनसे सोने के गहने बनाने लगा। धीरे धीरे एक सोने की दुकान रखकर बहुत अमीर बन गया। जेंट कार वर्सेस मिनी कार। एक बड़ा जमींदार को एक बेटा रघु और एक बेटी करुणा हुआ करते थे। रघु बहुत लालची था, लेकिन बेटी करुणा बहुत होशियार थी। कुछ दिनों के बाद जमींदार जी का देहांत हो गया था। तब रघु पूरा जायदाद को उनको ही मिलना है कहकर उस गांव के मुखिया के साथ हाथ मिलाकर पंचायत लगवाया था। पंचायत में वो मुखिया, देखिए रघु और करुणा, तुम्हारे पिताजी का जायदाद को तुम दोनों को बांटता हूँ। रघु को 80% और करुणा को 20% की जायदाद देने के लिए मैंने तय किया। तब रघु मासूम बनकर, हमारे गांव के मुखिया जी जैसे कहते हैं वैसे मुझे इनकार है। अरे ये क्या, मेरे पिताजी के लिए हम दोनों बराबर है, इसलिए जायदाद को हम दोनों को बराबर बांटना चाहिए। बात सच है, लेकिन लड़कों को ज्यादा जिम्मेदारी रहता है, इसलिए जायदाद में ज्यादा देना चाहिए। आज के जमाने में जिम्मेदारी एक को ज्यादा एक को कम ऐसा नहीं होता है मुखिया जी। लड़कियां भी लड़कों के बराबर जिम्मेदारियां उठा रहे हैं। सच कहे तो लड़कों से आजकल लड़कियां ही ज्यादा काम कर रहे हैं। सभी पहलों में लड़कियां भी बराबर मुकाबला कर रहे हैं। ऐसा है तो मैं तुम दोनों के बीच में एक प्रतियोगिता लगाता हूँ। अगर तुम उसमें जीत गई तो जायदाद बराबर बांटता हूँ। ठीक है, मैं मुकाबला के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे पिताजी को गाड़ियों का बहुत शौक था, इसलिए तुम दोनों के बीच में मैं एक कार रेस लगाता हूँ। कौन पहला आता है उनको पूरा जायदाद दिया जाएगा। रघु और करुणा दोनों मुकाबले के लिए मंजूर हो गए थे। उस रात को रघु एक जैन कार को तैयार किया।
रघु तब मन में ये कार कौन सा भी रेस को यूं ही जीत लेगी कहकर बहुत खुश होने लगा। अगले दिन रघु उस जैन कार के साथ आया था। उस कार को देखकर करुणा हैरान हो गई थी। तब करुणा रघु से, ये क्या है भैया, इतना जायंट कार को लेकर आए हो? मेरी मदद करने की बजाय तुम ऐसे करते हो? वो सब मुझे मालूम नहीं है, रेस बोले तो रेस ही है। तब रेस शुरू हुआ था। रघु उनके कार में करुणा के कार से यूं ही आगे निकलकर उस रेस को जीत गया था। गांव के मुखिया तब करुणा के पास आकर, देखा बेटी, लड़के आदमी से सभी पहलुओं में बराबर नहीं होते हैं। कहकर बहुत मजाक किया। तब करुणा बहुत सोचकर, देखिए, आपने जैसे बोले वैसे ये रेस हुआ था, लेकिन मैं जो बोलने वाले रेस में जीत कर दिखाइए, तब मानूंगी कि आप जैसे मर्द हमसे ताकतवर है। कौन सा भी रेस के लिए मैं तैयार हूँ, बोलो कौन सा रेस करना है? ये मामूली रेस नहीं है, ये एक स्ट्रीट रेस है। बोले तो गलियों में घूमना है और रेस को जीतना है। मैं जो कहे गंतव्य को कौन पहले पहुंचता है वही रेस जीतेगा। गांव की मुखिया तब उस रेस को शुरू किया। करुणा तब उनकी मिनी कार में गांव के गलियों में बहुत आसानी से चलाने लगी, लेकिन रघु को उनके जैन कार को उस गलियों में घुसाने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। आखिर में रघु गंतव्य पहुंचकर देखा तो करुणा वहां पहले से ही पहुंच गई थी। ऐसे करुणा उस स्ट्रीट रेस में जीत गई। करुणा तब गांव की मुखिया से, देखा मुखिया जी, हम लड़कियां भी आप मर्द के बराबर पैदा हुए हैं। भगवान सबको एक ही तरह पैदा किया है। आदमी और औरत का फर्क छोड़कर इस जमाने में लड़कियों की आदत जब करते हैं तभी ये समाज अच्छा है कहकर मैं मानती हूँ। तब वो गांव की मुखिया बहुत शर्मिंदा हो गया और कुछ नहीं कर पाया और जमींदार की जायदाद को उन दोनों को बराबर बांट दिया। एरोप्लेन स्विमिंग पूल। बुढ़िया नाम के गांव में वर्धन नाम का एक धनवान हुआ करता था। उसको दीपक नाम का एक बेटा था। उस गांव की आधी जायदाद उन्हीं की थी। ये सोचकर सारे गांव वाले उसे बड़े गर्व से देखते थे, लेकिन वर्धन और दीपक लोगों का निरादर करते हुए देखते थे। उसी गांव में विराज नामक एक आदमी स्विमिंग पूल चलाता था। एक दिन विराज के स्विमिंग पूल में वर्धन दीपक आए। वहाँ स्विमिंग कर रहे बच्चों को देखकर विराज से वर्धन, अरे इन गधों को बाहर तालाब या नाले में जाकर स्विमिंग सीखने के लिए कहो। कल से मेरा बेटा और उसके दोस्त यहाँ स्विमिंग सीखेंगे। देखिए सर, पैसों से सब खरीदा जा सकता है, लेकिन आपके जैसे बातों में घमंड और हरकतों में घमंड खरीद सकते हैं, ये हम आज तक नहीं जान पाए सर। क्या रे, ज्यादा बात कर रहे हो? क्या समझे हो हमें? हम गांव के राजा हैं। हम जो भी बात बोले बस वही चलना चाहिए। ज्यादा बात किए तो लात मारकर निकाल देंगे। उससे स्विमिंग पूल में मौजूद बच्चों से विराज, बच्चों देखो, कोई सुबह सुबह आकर खूब कॉमेडी कर रहा है। लात मारकर फेंक देंगे, निकाल देंगे, ऐसे बहुत मजाक कर रहा है। मजा भी आ रहा है। तुम लोग भी बाहर आकर उनके कॉमेडी पर तालियां बजाओ। अब वहाँ आए बच्चे, वाह वाह कॉमेडी वालों, वाह वाह कॉमेडी वालों, वाह वाह कॉमेडी वालों, यूं कहते हुए तालियां बजाने लगे। वो देखकर वर्धन, देख लूंगा मैं तुझे, जरूर देख लूंगा। कल तक तेरा स्विमिंग पूल मेरा नाम नहीं करवा लिया तो मेरा नाम बदल दूंगा, कहकर वहाँ से चले गया। बाद में वर्धन विराज के स्विमिंग पूल ओनर को पैसे देकर उसका स्विमिंग पूल खरीद लिया। अब विराज अपने स्विमिंग पूल तक पहुँचे, उतने में ही वहाँ मौजूद वर्धन, देखो हमारे स्विमिंग पूल में नौकरों की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जाकर कुछ और काम ढूंढ लो। मुझे पता है रे कि तुम गधे हो, लेकिन इतने तेज गधे हो अभी पता चला। और वैसे जब तुमने मुझसे शर्त लगाया तो मैंने तो कुछ और सोच लिया। अपने बेटे के लिए कुछ कमाल करोगे सोचा था, लेकिन तुम क्या हम जैसे गधों का स्विमिंग पूल खरीद लिए। देखा, तुम यहीं हार गए। मुझे यही खुशी काफी है, कहकर वहाँ से चले गया। अब वर्धन के पास उसका बेटा और उनके दोस्त आए। पापा कितना घमंड है उसे, रोडी को बुलाकर उसके पैर तुड़वाए क्या? वो भी करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन उसके पहले उसे हमारा दम दिखाना होगा। तुम और तुम्हारे दोस्त मिलकर हमारे लेवल जितना एक आइडिया सोच कर आओ।
अगले दिन वर्धन के पास अपने दोस्तों के साथ आया दीपक। पापा, हमारे रेंज जितना तो एरोप्लेन स्विमिंग पूल हो तो अच्छा है कह रहे हैं मेरे दोस्त, क्या कहते हो? वो सुनकर दीपक की माँ वसु, वे कहेंगे ही, क्यों नहीं कहेंगे, पैसे तो उनके नहीं है ना, कल कुछ गड़बड़ हुई तो मांग कर खाने वाले हम होंगे, और तुम्हारे पापा को तो कितनी बार कहा है इतना घमंड सही नहीं है कहकर, और वैसे भी ये सब पिता की जायदाद है, तुम लोग कमाओगे तो ही इसकी कीमत जान पाओगे। तुम अपना मुंह बंद करो। मैं और मेरा बेटा किसी भी हालत में अपने घमंड में कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। कल ही इंजीनियर को बुलवाऊंगा, जरूरत पड़े तो पूरी जायदाद बेचकर एरोप्लेन स्विमिंग पूल बनवाऊंगा। उसके लिए दीपक और उसके दोस्तों ने मिलकर तालियां बजाई। अगले दिन इंजीनियर को बुलवाकर अपनी पूरी जायदाद बेचकर उससे एक एरोप्लेन स्विमिंग पूल तैयार करवाकर गांव वालों को विराज को बुलवाया। अब उनसे वर्धन, रे गरीब कहेंगे, देखा मेरा रेंज और मेरे बेटे का रेंज, एरोप्लेन स्विमिंग पूल देखते ही जाओ। मेरा बेटा और उसके फ्रेंड्स आसमान में स्विमिंग करेंगे रे, देखकर मन ही मन में जलन से मर जाओ। अब पायलट एरोप्लेन स्विमिंग पूल को ऊपर उड़ाया, वो आसमान में उड़ने लगी। लोग उसे आश्चर्य से देखने लगे। उसमें दीपक और उसके दोस्त तैरने लगे तो वो और ऊपर जाने लगी। कुछ देर बाद दोस्तों से दीपक, रे तुम लोगों को डर लग रहा है क्या? मुझे तो जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है डर भी बढ़ता जा रहा है रे। बदले में उसका दोस्त, बाप रे, तुम तो हिम्मत से बोल पा रहे हो, वही अगर हमने बोला तो कहाँ मारोगे सोचकर नहीं बोला। मेरे तो डर के मारे जान निकल जा रही है, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। इतनी ऊपर से गिरे समझो कुछ नहीं मिलेगा रे। तो और क्या सोच रहे हो? चिल्लाओ, बचाओ बचाओ, चिल्लाओ रे। बदले में उसके फ्रेंड्स, रोको रे, बचाओ रे, इस एरोप्लेन स्विमिंग पूल में लगता है मर जाएंगे, प्लीज बचाओ रे, हमें बचा लो। वो जोर जोर से पुकारने लगा। इसकी वजह से पायलट फ्लाइट को नीचे उतारा। अब नीचे आकर दीपक, बाप रे, मरते मरते बच गए भगवान। पिताजी, ये स्विमिंग पूल और आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। यूं कहकर वहाँ से भाग गया। अरे बेचारे, हमारे वर्धन और उनका बेटे का घमंड का नतीजा ये एरोप्लेन स्विमिंग पूल देख लिया ना। अब इसे कोई नहीं खरीदेगा, कम से कम इसमें चढ़ने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। ऊपर जाते ही लगता है सबकी जान निकल गई है। बेचारे, माँ की बात सुन लेते तो कुछ जायदाद तो बच जाती। बेचारे अब पूरा खो बैठे। देखो वर्धन जी, मेरे स्विमिंग पूल में काम है, आप और आपका बेटा आ सकते हैं। वो सुनकर वसु गुस्से से लकड़ी लेकर वर्धन को, दीपक को, उसके दोस्तों के पीछे पड़कर एक एक को मारी। वे डर के मारे वहाँ से भाग गए।